अब हम आपको भारत के घायल तिरंगे की कहानी दिखाना चाहते हैं। ये कहानी उस तिरंगे की है जिस पर दिल्ली में हुए दंगों के दौरान सैकड़ों हजारों पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गई और इस दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज का न सिर्फ अपमान हुआ बल्कि पत्थरबाजों ने इसे कई जगहों से छलनी कर दिया। ये आपके देश का राष्ट्रीय ध्वज है। जब हमारी टीम दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में आज गई तो हमें लोगों ने बताया कि शोभा यात्रा में शामिल जिस रथ पर भगवान हनुमान की मूर्ति प्रतिमा रखी हुई थी उसी रथ के पीछे ये तिरंगा भी लगा हुआ था। लेकिन इस दौरान उग्र भीड़ ने इस तिरंगे को भी नहीं बख्शा और इस पर खूब पत्थर बरसाए। ये वही तिरंगा है जिसके लिए इसी देश के सैनिक अपने प्राणों की कुर्बानी दे देते हैं। आपने देखा होगा जब कोई जवान शहीद होता है तो उसके पार्थिव शरीर को इसी तिरंगे में लपेटकर लाया जाता है। लेकिन इन लोगों ने उस तिरंगे पर न सिर्फ पत्थर बरसाए बल्कि कांच की बोतलों से भी इस पर हमला किया। सोचिए, आज अगर तिरंगा आपसे कुछ कहना चाहता तो वो शब्द क्या होते? शायद वो आपसे यही कहता कि उसने तो भारत के 140 करोड़ लोगों को देश से प्यार करना सिखाया है। 140 करोड़ लोग इसी तिरंगे की साए में जीते हैं। लेकिन इस देश के कुछ लोगों ने उस तिरंगे से भी नफरत करनी शुरू कर दी है और इन लोगों ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का आज ये हाल बना दिया है। तिरंगे में मौजूद केसरिया रंग को साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता के लिए है और तिरंगे के तीसरे यानी हरे रंग को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ये रंग मिलकर देश के गौरव का प्रतीक बनते हैं जिसकी वजह से आपको अपने देश पर गर्व होता है। ये तिरंगा इस दुनिया में कहीं भी लहराता है आपके राष्ट्रगान के साथ तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है, आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका हाथ अपने आप सलाम करने के लिए उठ जाता है और आपको अपने देश पर गर्व होता है। चाहे ये किसी ओलंपिक में मेडल लेते समय हो, चाहे किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हो, कहीं पर भी अगर आपके देश का तिरंगा लहराया जाता है तो इस दुनिया में कोई भी भारतीय कहीं पर भी मौजूद हो, किसी भी देश में, वो बहुत फख्र महसूस करता है। लेकिन यह इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत के संसद भवन से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर देश के इसी राष्ट्रीय ध्वज पर न सिर्फ पत्थर बरसाए गए बल्कि इसे जगह जगह से छलनी कर दिया गया। अब तक आपने इस हिंसा में घायल हुए लोगों की पीड़ा सुनी होगी, उन लोगों का भी पक्ष जाना होगा जिनकी गाड़ियां और घरों को इन दंगों में नुकसान पहुंचा। लेकिन आज हम आपको इन दंगों में जख्मी हुए भारत के तिरंगे की कहानी दिखाना चाहते हैं और ये कहानी आज आपको क्रोध से और दुख से भर देगी और आप भी सोचेंगे कि आखिर ये लोग कौन हैं जो देश के राष्ट्रीय ध्वज से भी इतनी नफरत करते हैं। जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी उसमें आप जो सबसे दर्दनाक तस्वीर हम लोग को दिखी थी वो तस्वीर थी कि जब तिरंगा वाले जो रथ था, जो शोभा यात्रा में जो मौजूद रथ था, उसके ऊपर पत्थरबाजी हुई थी। तो ये आपको एक बार उसकी हम लोग दिखाते हैं निशान। ये देखिए, ये वही है तिरंगा वाला रथ है। ये आप देखिए पत्थरों के निशानों की गवाही दे रहा है ये भारत का तिरंगा, जिस तिरंगे को लेकर हम सभी लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे भारत का राष्ट्र ध्वज है वो तिरंगा। ये आप देखिए फटा हुआ तिरंगा, ये देखिए पत्थरों के निशान, ये आप देखिए फटा हुआ तिरंगा, ये देखिए ये सभी चीज़ें। ये सभी चीज़ें एक भारतीय होने के कारण हम सभी लोगों को परेशान भी करती हैं और बहुत ज़्यादा कचोटती भी हैं कि क्या भारत का जो स्वाभिमान है, जो भारत का तिरंगा है, उसके साथ कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। देखिए आप तस्वीरों में 2 यात्रा हमारी निकल चुकी थी, तीसरी यात्रा के ऊपर वो पीछे से हम वो आगे थे, हम पीछे रहेगी यात्रा हमारी। वो जब आने लगे ना 4 बजे जब मैं यहाँ पे आई हूँ, कुशल देव थोड़ा सा आगे पहुँची हूँ, इतने पे सारा पत्थर वो वहाँ से आया, इनकी मस्जिद से इतनी औरतें खड़ी हुई थी, पत्थर मार मार के बोतलें चल रही, सब कुछ चल रहे हैं। ये तो तिरंगे पर हाँ, निशान है, ये वहीं से ही लगा है। ये देखिए वो फटा भी पड़ा हुआ, उधर भी, यहाँ जितने भी बैठे थे पुजारी उनके चोट चाट आ गई, वो भी यहीं पे ही। ये जो सारे निशान, हाँ, ये सारे निशान उन्हीं के लगे हुए हैं। अच्छा, क्या क्या फेंका था तिरंगे पर? ये फेंका था बोतलें, उनके ऊपर बोतलें आई, फिर पत्थर आए, ऐसे से पत्थर से सब वहीं पे ढेर लगे हुए थे, वहीं फेंका उन्होंने। ये तो हमारा अभिमान है और इसी के ऊपर ये चल रहा, भारत माता की शान है ये, हम कैसे इसको छोड़ दें? ये तो हर जगह चलेगा हमारे साथ साथ, और इसी के ऊपर पथराव करना ये ठीक बात नहीं है। जब 16 तारीख को अपने यहाँ से हम शोभा यात्रा निकला
तो परिक्रमा करीबन हो ही चुका। एंड टाइम में हम लोग बाबा सना था, तो उसी समय शिव लग्जर मस्जिद के सामने से कुछ दंगों ने हमला कर दिया। मगर नज़दीक में था, पत्थर से उसको मारना शुरू कर दिया। तिरंगा के छोड़ा नहीं, तिरंगे मारना शुरू कर दिया। जो भारत की शान है उसी तिरंगे के ऊपर पत्थर लगाना शुरू कर दिया। पहले से ये फुल फॉर्म प्लान था उनका। इसको ही मैंने साजिश है, पूरी तरह की साजिश है। शोभा यात्रा पर तिरंगा लगा हुआ, उसके ऊपर ही पथराव हुआ, उस पर पथराव किया लोगों ने। कितने लोग 500,000 में तब गिनती तो थी नहीं। आप लोग की जो मतलब यात्रा थी, जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें शांति से निकल रही थी। आपको पता हम लोग ज्यादा नहीं थे, 100-200 होंगे, बहुत होंगे। तो सर उन्होंने पत्थर फेंके, पेट्रोल बम फेंके, ईंटें फेंकी, तिरंगे के ऊपर फेंके। जो महंत बैठे थे गाड़ी पे उनके ऊपर फेंके थे, और तो पत्थर फेंकते हुए सबको खदेड़ दिया जी। इन्होंने सबको पत्थर फेंके, सबके ऊपर पत्थर फेंके। यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, ईंटें बरस रहे थे, बोतल बरस रही थी, चप्पल थी। हाँ, फिर लड़ाई हो गई, फिर चाकू तलवार लाए, फिर बहुत लड़ाई हुई। इसके ऊपर इन सब के ऊपर फेंके गए थे। इन सब के ऊपर फेंके गए थे। किस पे? इन पे। इस पे, इसके ऊपर भी लगा था, झंडे पर भी। चोट तो नहीं लगी थी तुम्हारे? कितना दर्द देने वाली वो तस्वीरें हैं कि वो तिरंगा जिसके लिए एक सैनिक सरहद पे अपनी जान गंवा देता है, सिर्फ इस तिरंगे की रक्षा के लिए, सिर्फ इस तिरंगे के स्वाभिमान के लिए। कितने लोगों ने अपनी आहुति दी सिर्फ इस तिरंगे के सम्मान के लिए। लेकिन इसी तिरंगे पर पथराव क्या दर्शाता है, क्या कहना चाहते हैं? अगर आपका धर्म आपके लिए इतना बड़ा हो गया है कि देश का ही क्या कोई महत्व नहीं रहा आपके लिए। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। भारत में तिरंगे के अपमान को यानी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को कानूनन अपराध माना गया है और द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत भारत में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर दोषी को 3 साल जेल की सजा हो सकती है। लेकिन अगर ईरान में कोई व्यक्ति वहां के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तो इसके लिए उसे मौत की सजा दी जा सकती है। ईरान के राष्ट्रीय ध्वज पर अल्लाहू अकबर लिखा है, यानी वहां राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का मतलब है इस्लाम धर्म का अपमान करना, और इसके लिए वहां मौत की सजा हो सकती है। यानी अगर दिल्ली जैसी घटना आज ईरान में हुई होती तो इन लोगों को वहां पर मौत की सजा सुना दी गई होती। कतर में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर 3 साल की जेल हो सकती है और 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब में ऐसा करने पर 1 साल की जेल का प्रावधान है। हालांकि भारत के मामले में कानून होते हुए भी आरोपियों को दोषी साबित करना बड़ा मुश्किल होता है और इस मामले में भी अब तक दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर कोई मामला दर्ज नहीं किया है। इसलिए हम दिल्ली पुलिस से भी आज ये मांग करेंगे कि वो तिरंगे पर पत्थर बरसाने वालों पर भी कार्रवाई करे। हालांकि दिल्ली में दंगों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लिया है और आज दंगों में शामिल 5 आरोपियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है और इन आरोपियों के नाम है मोहम्मद अंसार, सलीम, इमाम शेख, जिसे आप सोनू चिकना के नाम से भी जानते हैं। असल में इसका नाम सोनू चिकना नहीं है, इसका नाम है इमाम शेख। दिलशाद और आहिद 2 अन्य लोग हैं। इमाम शेख उर्फ सोनू चिकना वही व्यक्ति है जिसने दंगों के दौरान गोली चलाई थी। अब तक इसका नाम सोनू बताया जा रहा था, लेकिन इसका असली नाम सोनू नहीं है, इसका असली नाम है इमाम शेख। अब आपके मन में भी यह सवाल होगा कि एनएसए के तहत मामला दर्ज होने का क्या मतलब है। जब किसी आरोपी के खिलाफ एनएसए लगता है तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उसे डिटेंशन में रख सकती हैं और डिटेंशन की अवधि 12 महीने तक हो सकती है और इसे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा सामान्य कानून के तहत जब किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना जरूरी होता है, जबकि एनएसए लगने के बाद 1 साल तक आरोपी को अदालत में पेश करना जरूरी नहीं है। यानी एनएसए लगने पर आरोपी को तुरंत जमानत भी नहीं मिलती, जबकि आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं में केस दर्ज होने पर मामला तुरंत अदालत में जाता है और आरोपी खुद को बेकसूर बताकर जमानत लेने की कोशिश करता है। इसके अलावा जिस आरोपी पर एनएसए लगता है वो लीगल एडवाइस लेने का अधिकार खो देता है, कानूनी सलाह नहीं ले सकता। यह सुरक्षा एजेंसियों पर निर्भर करता है कि वो उस आरोपी को कानूनी सहायता लेने की इजाजत देती हैं
या नहीं देती है। इसलिए अब जब इन लोगों पर एनएसए लग गया है तो ये लोग लंबे समय के लिए अंदर जाएंगे। और कभी इससे पहले आपने देखा होगा, ये तमाम वो लोग हैं, कभी मानव अधिकारों की बात करते हैं, कभी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, कभी अपने धर्म का कार्ड खेलते हैं। कुछ ना कुछ करके ये पूरे देश की सहानुभूति ले लेते हैं, अपने लीगल राइट्स का मिसयूज करते हैं, और उसके बाद जब इन्हें कुछ दिनों के बाद जमानत मिल जाती है तो उस जमानत को ही ये क्लीन चिट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये पूरे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो इनके साथ खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इन मासूम युवाओं को, मासूम बच्चों को बेकार में परेशान किया जा रहा है इनके धर्म की वजह से। और फिर जब जमानत होती है तो ये आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन इस बार इसमें से कुछ नहीं होगा। और इसीलिए आपने देखा होगा जो मुख्य आरोपी, कल भी हमने आपको दिखाया था, जब इसे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो कैसे ये पुष्पा फिल्म का वो एक्ट कर रहा था। इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, डर का नामो निशान नहीं था। और इसलिए नहीं था क्योंकि ये जानता था इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए वहां कैमरों के सामने भारत के कानून को चुनौती दे रहा था, अदालतों को चुनौती दे रहा था। अब एनएसए लगने के बाद अब इसे समझ में आएगा कि भारत का कानून क्या होता है, भारत का संविधान क्या है और भारत की कानून व्यवस्था क्या होती है। अब इन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इनकी जो मुस्कुराहट है सब गायब हो जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.